आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में सुनिए अभिनेता मुकुल नाग से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में आज के हमारे मेहमान बहुत सिद्धहस्त हैं अपने अभिनय के क्षेत्र में। और सबसे मज़ेदार बात जो है, आपकी अभिनय यात्रा बहुत ज़बरदस्त है। जहां आपने बहुत क्रूर अभिनय का प्रदर्शन किया, वहीं आजकल ख़ास तौर से ये लोकप्रिय हैं एक संत के रूप में। जी हाँ, साईं बाबा के रूप में। ये जो लोकप्रियता है, ये पूरी इसकी कहानी जो भी आपको रोचक लगेगी। दोस्तों, हम ज़्यादा न बात करते हुए आपसे ही पूछ लेते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं स्टूडियोज में मुकुल नाग जी। मुकुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मतलब आप पहले ही हंस दिए कि जो आपकी यात्रा है वो वाकई बहुत रोचक है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि कहाँ आपकी, अगर हम फिल्में देखें कुछ ऐसी जिसमें कि बिल्कुल रक्त रंजित छुरा हाथ में है जी। और आंखों में वो दहशत, मतलब खौफ, क्या लोगों के मन में खौफ पैदा करने वाली जो वो आपकी आंखें हैं, वो सब, और उसके बाद वो सौम्यता चेहरे पर जो आज दिख रही है सामने बैठे हैं, ये सब अभिनय का कमाल कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कर लेते हैं? तो शुरुआत चलें कहीं पीछे, या किसी खास फिल्म की आप बात करना चाहेंगे पहले? नहीं, आपने पीछे कहा तो मैं पीछे जा चुका हूँ। जी चलिए। शुरुआत मेरी, मैं बंगाली हूँ, बंगाली थिएटर से ही हुआ है मेरा। बंगाली थिएटर पे रामलीला, दुर्गा पूजा बंगाली में, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य है जी। तो वहाँ पर कल्चर एक्टिविटीज होती थी, गाने से लेकर आपका नाटक और उसके विषय में बातचीत करना पूरी पूरी रात। तो इंटरेस्ट बचपन से ही आ गया था, जब मैं तीसरी चौथी में ही था। और उसी दौरान मैंने अपना पहला नाटक किया था खुद के ही डायरेक्शन में। अच्छा। तैमूर और बालक करके एक प्ले था, स्टोरी थी, तो उसको मैंने ड्रामेटाइज किया अपने आप, जैसा देखता था कि नाटक कैसा होता है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वो किया। फिर माँ से बोला कि तलवार वलवार खरीदना है। मैंने तलवार खरीदने की क्या जरूरत, बना लेते हैं। अच्छा। तो मेरी माँ पहली गुरु है जी। तो एक कटपीस भंडार होता था, मतलब उसमें गत्ता मिलता, कपड़ा लपेट के पहले जी, होता था। जी। तो वहां से गत्ता लेकर आओ, तो मैं खूब सारे गत्ता लेकर आया। तो माँ ने कैंची पकड़ाई मेरे को, ऐसे काटो, ये करो, तलवार बनवाई। उसमें जो सिल्वर पेपर जो है लगाते हैं, तो माँ ने बोला सिगरेट की दुकान पे जाओ तो वहां मिलेगी। जी। तो मैं उसकी दुकान पे खड़ा रहता था, कोई डब्बा फेंकता, फटाक से। अब वो इतनी छोटे छोटे। हाँ, छोटे छोटे। तो तब से मतलब थिएटर तब समझ में आया कि वेस्ट चीजों से हम अगर इस्तेमाल करें तो हम कॉस्ट कटिंग भी करेंगे और क्रिएटिवनेस रहेगी। हाँ, वो जो पन्नी आती थी उससे हम लोगों ने भी मुकुट बहुत बनाए हैं। जी जी जी। है ना, कृष्ण लीला रामलीला खेलने के लिए वो मुकुट भी बनाने के बड़ा काम आती थी। तो सोचिए 6-7 तलवारें बनाई थी। वाह तो वाह, कितनी बहुत देर मुश्किल में काम। कितने दिन उस दुकान के बाहर आप खड़े थे? दुकान अलग अलग दुकानों पे जाके मैं खड़ा होता था, उनसे मांग लेता था। उसके बाद फिर बंगाली थिएटर करता रहा, सीखता रहा अपने गुरुओं से। शोमिरन योगी जी थे, अभी नहीं है जी। उनके निर्देशन में काम शुरू किया और यात्रा प्ले वगैरह किया। वहीं से वॉइस के संबंधी चीजों को जानना, समझ में मेलोडी क्या है, किस तरह से थ्रो करना है। तो पहले शारीरिक रूप से हम लोग मेहनत करते थे, ऐसे प्रैक्टिस करते थे, हा हा करके खूब जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करते थे। रिहर्सल होती थी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो मैं 3 बजे पहुंच जाता था। अच्छा। रूम में जाके खूब प्रैक्टिस करता था। वो लगन। हाँ। फिर बाद में मेरे जो दीदी हैं, दीदी के ससुर जी ने मेरे को कहा अगर हिंदी में कुछ करना है तो हिंदी नाटक करो। जी। तब मैंने रामलीला ज्वाइन की। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपको हम रोकना चाह रहे हैं, और मतलब बहुत आश्चर्य लग रहा है जब आपने ये कहा कि आप बंगाली हैं। हाँ। क्योंकि कहीं से भी आपकी भाषा में, आपके उच्चारण में और बोलने के अंदाज में
वो पन नहीं है बंगालीपन कि कहीं से ये लगे कि ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आपको बांग्ला भी आती होगी। इतना शुद्ध उच्चारण हिंदी का होना, और आपके जैसे कि बताया आपने कि कह दिया कि अगर हिंदी नाटक करना है तो मान लिया कि आप हिंदी के लिए ही हैं, हाँ। है ना, और वो दिख रहा है आपके बोलने के अंदाज में। नहीं, मेरे को ये बोला था कि अगर फेमस होना है, जी। आगे बढ़ना है, तो बंगाली थिएटर से होगा नहीं, हम्म। तुम्हें राष्ट्रभाषा में जाना चाहिए। जी। तो उनका ये पंच मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा अभी हिंदी नाटक किसके साथ करूं जाके। जी। तब मैंने रामलीला ज्वाइन की। हम्म। तो छोटा बाल रामलीला में मेरे को दरबार बना दिया। जी। तो छोटे छोटे रोल करते, फिर हमने अपना ग्रुप बनाया यंग बीटल्स क्लब करके, जो वहाँ जिनको रोल नहीं मिलता था। जी। तो हमने कहा हम अपना बनाएंगे क्लब, हम अपना नाटक करेंगे। तो ये किस शहर की बात कर रहे हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। जी। अच्छा, यूपी मेरठ से। मतलब मेरठ शहर उत्तर प्रदेश का, और जी। उसमें आप बंगाली। हाँ। मुकुल नाग जी जो हिंदी रंगमंच में अपनी धाक जमाना चाह रहे थे, और उन्होंने इस तरह से शुरुआत कर दी कि अच्छा हम अपना ही नाटक बना लेंगे, अपना ही एक तैयार कर लेते हैं ग्रुप। हाँ। बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत मतलब तो जरूरत है, थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आपके ही आश्रित रहें। हाँ। और फिर हम लोग धीरे धीरे नाटक समझते रहे, करते रहे। फिर मेरे को बताया गया कि हमने मुक्ताकाश नाट्य संस्था है मेरठ में एक, और जी। सुरेंद्र कौशिक जी उसके डायरेक्टर थे, जो ओम शिवपुरी जी के बैच के हैं। जी। जी। उनके साथ थिएटर शुरू किया फिर, और अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं, वो एनएसडी से थे, मेरे को कभी एनएसडी का एड्रेस नहीं दिया। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, दिल्ली में है ना, तो हम जाते हैं दिल्ली, ढूंढ लेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस था मेरा। जी। क्लासमेट था प्रदीप जैन, जी। वो फाइनेंसर बना मेरा। अच्छा। हाँ, कहाँ पैसे होते थे। वो मेरे को दिल्ली ले गया, ट्रेन से पहुंचे छुक छुक करते हुए, हर स्टेशन पे रुकती हुई गाड़ी पहुंची। 3-4 घंटे बाद पुरानी दिल्ली उतरे, बाहर आए, पूछा लोगों से, कोई जानता ही नहीं था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थाने में गए, वहां नहीं, आगे बढ़ते रहे, लाल किला, ये वो सब, कुछ पता नहीं चला। तो मेरे को ध्यान आया, मेरे मामा जी करोल बाग में है। अच्छा। तो करोल बाग आज भी मुझे नंबर याद है, 77 नंबर और 29 नंबर करोल बाग जाती है। अच्छा, बस का नंबर? बस का नंबर। तो वो पता किया था, आज भी याद है जी। तो पहुंचे, किसी से ढूंढ के हम पहुंच गए वहाँ। तो उन्होंने खिलाया पिलाया। बाद में अरे कहाँ आ रहे हो तुम? मैंने कहा नहीं, करना यही है, आप बताएं। कह रहा मैंने 12 खंबा रोड पे कभी पोस्टर लगा देखा था, वो उनकी हड़ताल वगैरह थी, तो 12 खंबा रोड तुरंत निकल लिए। अच्छा। अब सुनो तब तक हम बाहर, वो पोस्टर देखने के लिए? पोस्टर देखने 12 खंबा रोड में एनएसडी होगा। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने कहा बस पकड़। मैंने कहा बस, ऑटो करो। फाइनेंसर वो है जबकि। ऑटो से गए जी। उसमें चौराहे पे 7 रोड जाते हैं। जी। तो बंगाली मार्केट, कॉलेज लेन था जी। वो, सफदरजंग रोड हो गया, ये सफदर हाशमी, उसके बाद एक और रोड, उसके बाद भगवान दास रोड। हम उस पे आगे बढ़े तो देखते हुए जा रहे हैं, ऐसे करके आंखें फाड़ के देखा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। मैंने कहा मुझे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है। हमारी ऑटो आगे बढ़ गई। अच्छा। फिर ध्यान आया, राष्ट्रीय नेशनल, अरे यही तो है, मोड़ो। शाम को 5 बजे जी, मोड़ लिया और वहां आके पता नहीं क्या, मतलब 15-20 मिनट तक तो अपने आप को नॉर्मल होने में लग गया कि कहाँ हमने खड़ा हूँ। ढूंढ लिया, मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिसके बारे में इतना सुना है। प्रणाम किया, उसके बाद आगे गया तो बोला एडमिशन हो चुका है इस साल का। अच्छा। 80 की बात है। तो अगले साल मैंने कहा ठीक है, 1 साल का इंतजार किया। फिर पहुंचे, 2 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीदा और वहीं पर ही और सब करके भर दिया। इंटरव्यू हुआ, मैं खूब सारे सामान लेकर गया था, एक बैग भर के, जो मैंने सामान किया मतलब? था अपनी कलाकृति। अच्छा। पेंटिंग है, स्केच है। अच्छा। फिर जो मुकुट मैंने बनाए थे, हेड गियर्स वगैरह और कॉस्ट्यूम जो मैंने खुद सिले थे, वो सब लेके गए थे? वो लेके मैंने दिखाने के लिए कि अच्छा। मैं ये सब भी करता इतना हूँ, काबिल हूँ मैं। हाँ। तो सब हंस रहे थे, लेकिन मैं सब लेके गया और सब कुछ दिखाया, सब बड़े प्रभावित हुआ। लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों का कोई जवाब नहीं। जी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगले साल फिर भरा, फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर भरा, फिर नहीं हुआ। 84 में फिर भरा। फिर मेरे को 84 में एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को कहा कि तुम क्राफ्ट में आ जाओ, तुम्हारा क्राफ्ट बहुत अच्छा है और इस तरह से। तो मैंने, रीता गांगुली जी थी, उन्होंने भी कहा कि तुम म्यूजिक में आ जाओ। तो मैंने नहीं, करना तो अभिनय है। तो बाद में उन लोगों ने मेरे को डांटा जब बाहर, कैसा बेवकूफ है तू, हम तेरे को अंदर लाना चाहते थे, तू मतलब एक्टिंग तो बाद में करता ही, तू। खूब डांट पड़ी। मैंने कहा मैं मेरठ का आदमी हूँ, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, जो होता है वो करना है तो करना है। तो इस तरह का बुद्धू था मैं।
कोई इसको बात ये नहीं। कह सकते हैं कि हाँ, आपने जो दृढ़ निश्चय किया था उस पर आप टिके रहे, इसमें बुद्धू बने जैसी कोई बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने सोचा उस पर बिल्कुल अडिग रहे। और क्या अभिनय पे करना अब देखिए, है। जाहिर है कि परिणाम दोस्तों आप सबके सामने है। फिर अगर मेरा आपने छोड़ दिया 87 होता। में सिलेक्शन हुआ। 87 में। इतने साल मेरा रिकॉर्ड है। तो इतने साल तक फिर आपने क्या किया? मैं थिएटर करता रहा, दिल्ली थिएटर। रोज आना जाना करता रहा। मेरठ से दिल्ली आते मेरठ से जाते रहे। दिल्ली आना जाना, ओह। 3 घंटा जाना 3 घंटा आना। कभी ट्रेन निकल जाती थी तो स्टेशन पे ही सो जाता था, जी। बस स्टैंड पे सो जाता था। तो घर वाले नाराज होते थे या सब उनका? मेरी बड़ी दीदी मेरे को सपोर्ट करती थी कि नहीं करने दो। मेरे नाना जी सपोर्ट करते थे, मेरी नानी सपोर्ट करती थी कि नहीं करने दो इसको, जो करना है। क्या बात है। चलिए, आपने जब कहा कि रीता जी ने आपसे कहा गाना सीख लो तो आपने मना कर दिया, तो गाना तो आपको आता रहा होगा, तभी उन्होंने ये प्रस्ताव हाँ, दिया होगा आपको। हाँ। तो यहाँ हम एक गाना आपसे सुन सकते हैं? बिल्कुल। तो इस समय आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? किशोरदा का गाना, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं आज के मेहमान में अभिनय क्षेत्र के एक सिद्धहस्त कलाकार, जी हाँ, मुकुल नाग जी। मुकुल जी,
किशोर दा आपके पसंदीदा गायक हैं और भी होंगे ही, है ना? जी। आपकी जो आवाज़ की बात है, जैसे बंगाली भाषी आप, और उसके बाद आपने हिंदी सीखा होगा ज़ाहिर है, और उसके बाद क्या और भी अपनी प्रस्तुति में कुछ आपने सीखा, या ये सब गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं जन्म से है, या आपने उस पर क्या क्या रियाज किया, कैसे किया? जी, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद मैं दिल्ली मेरा आना जाना होता रहा, तो फिर रेडियो के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि चलो रेडियो में ट्राई करते हैं। जी। तो मैं गया, झांक रहा था, तो उधर से एक सज्जन निकले। मैंने उनसे पूछा मेरे को रेडियो में काम करना है तो क्या? उन्होंने मेरे को देखा और बोला कि तुम अगर ट्रेनिंग लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी जी। और तुम आ जाओ। अच्छा। तो वो मेरे प्रथम गुरु हैं वॉइस के, जिन्होंने मेरे वॉइस पे काफ़ी काम किया था। वो है स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी, रेडियो के जानी मानी हस्ती रहे हैं जी। उनके साथ काम किया मैंने। पंचानन पाठक जी के साथ काम किया। आज भी उनके साथ जो प्ले किया था शुतुरमुर्ग, उसका गाना मेरे को आज भी याद है। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। जरूर, स्वागत है। शुतुर नगरी शुतुर राज, शुतुर शुतुर बाजे, शुतुर नगरी शुतुर राज। वो पंचानन जी जो जो राव, वो जो वॉइस जो निकालते थे, जो उन्होंने मेरे को ट्रेन कैसे करना है, घड़े में मुंह डालो, घड़े के अंदर प्रैक्टिस करो, उछलो, उछलते हुए काम करते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अच्छा। एक ही लाइन को 50 बार बोलो, हर तरीके से बोलो, लेट के बोलो, खड़े होके बोलो, उछल के बोलो, मुर्गा बन के बोलो, मतलब तभी आप उस चीज को कर पाएंगे, तो फिर वो नेचुरल होगा। उतने वेरिएशन आप ला सकेंगे। वेरिएशन नहीं होता है, मतलब वो वेरिएशन से चिढ़ते थे। वेरिएशन क्या होता है, आप इन्वॉल्व हो गए तो अपने आप होगा। तो उनकी खास बात मेरे को दिमाग में बैठ गई। सुनने में वेरिएशन लगे लेकिन आप में से स्वतः निकले वो। स्वतः निकले जी। ये नहीं कि आप बना रहे और कैसे है, नहीं, आप कैसे हैं तो मतलब आपको फील होना चाहिए अंदर से कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उसको सम्मान देना है। और कैसे है नहीं, और कैसे है वो एक अंदर से निकलना चाहिए, सहज स्वाभाविक लगे, स्वाभाविक लगे, और आपके अंदर वो प्रेम दिखे जी, सम्मान दिखे लोगों को। तो ये सारी चीजें मैंने पंचानन जी से सीखा है, मैंने दीनानाथ जी से सीखा है। अभ्यास में जैसे आपने बताया कि घड़े में मुंह डालकर या मुर्गा बनकर बोलना, और क्या क्या अभ्यास किया आप लोगों ने? रोलिंग करते हुए एक ही लाइंस को, मुझे तुम्हारे घर पहुंचना, मुझे तुम्हारे घर पहुंचना, वो उस बोला सिर नीचा करके पैर ऊपर करके बोलना। तो अच्छा। वो मेरे शरीर के अंदर, फिर शांति से बैठो और सोचो कि मेरा चरित्र क्या है, मुझे किससे बात करनी है। उन्होंने पकड़ाया मेरे को, कितने सारे आप कॉलम बना सकते हो, आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका रिलेशन क्या है, आप इस समय किस कारण से इनसे मिले, वो सारी चीजें आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, फिर जाके आपका कैरेक्टर समझ में आएगा। ओहो। बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो वो सारा होमवर्क मैंने फिल्मों में किया, सीरियल्स में किया। मैं सोता बहुत कम था, बात के उसमें तो मैं 2-3 घंटा ही सोता था, रात भर काम करता था और सब कुछ अपने आप हो जाता था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ी सहजता से कह रहे हैं कि फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। वो व्यक्ति कह रहा है जो कि सारी रात जगता था, वो अभ्यास करता था, और जब सुबह एक्टिंग की आपने और आपने कह दिया कि मैं कुछ नहीं करता था। तो लेकिन उसके पीछे का जो क्या कहना चाहिए मेहनत है, जो संघर्ष है, वो आती है और कहना चाहिए कि हमारे काम को निखारती है। वो आपकी बातों से पता चल रहा है, और इसीलिए आप बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि हो जाता है। जैसे कि अगर हम फिल्मों की बात करें तो अपहरण में आपने उस्मान भाई का रोल किया है जी। बिना कुछ बोले आपने बहुत कुछ बोला है। ऐसे ही किसी भी अगर हम भूमिका में अगर आपको देखते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे कि आपकी आंखें बोल रही हैं। तो इसके लिए क्या अभ्यास करते हैं? हर शब्द के पीछे काम करना पड़ता है। जैसे लाइन है, दूसरों की लाइन है, दूसरों की लाइन को सुनना बहुत जरूरी है जी। अमूमन लोग अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ अपनी लाइंस पे कंसंट्रेट करते हैं। मैं दूसरों की लाइन पे कंसंट्रेट करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है जी। उसके बोल से मेरे अंदर क्या पनप रहा है, मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है मेरे को। तो अपने आप एक्सप्रेशन बनता है जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर आप अपनी बात कहेंगे। तो उसके बीच में जब अभिनय हो जाता है अभिनय हो जाता है
ठीक है, आपने तो बहुत मेन अभ्यास चीज है कि दूसरों को सुनना बहुत जरूरी सुनना है। बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बगल में नाना पाटेकर खड़े हों तो आप अपना संवाद याद रखेंगे या नाना पाटेकर का सुनेंगे या आसपास के माहौल को देखेंगे या कहानी सोचेंगे? नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्टर की बात सुनता हूँ, अच्छा, चाहे उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरों की बात नहीं सुनता हूँ। नहीं सुनते हैं आप? मैं अपना और डायरेक्टर, अच्छा। मैंने सोचा पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि इस वे में चलना है, तो कभी दिखाने का मौका मिलेगा या मेरी डायरी मिल जाएगी। तो अपहरण के लिए मैंने कितना काम किया हुआ था, अच्छा। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि जो मेरे भाई हैं नाना, वो मेरे लिए राम है और मैं उनका हनुमान हूँ। जी वो कैरेक्टर इसी तरह का था, उस्मान जी। एकदम हनुमान। राम ने बिल्कुल। बोल दिया कि ये है, तो हनुमान कहेगा ना कि जी। वो जी जी तुम चले जाओ, तो चला गया, उड़ जाओ उड़ गए। तो वही चीज मैंने इसमें डाली थी कि मैं उनका हनुमान हूँ और वो मेरे बेटे को भी मारते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं वो नहीं कर, लेकिन मेरी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द है। दर्द था और वो शॉट, उसके लिए मैं 3 रात सोया नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में ही जानना चाह रहे हैं कि वो दर्द, और आपने कहा कि हनुमान, और वही भक्ति जो थी नाना पाटेकर के लिए आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अपने एक बेटे बीच- के लिए हाँ, दर्द भी है, क्योंकि दर्द वो भी आपके है। सामने हाँ, तो वो खत्म होता है। आंसू आए और सूख गया। अगर कोई ध्यान से देखे तो कई लोगों ने बारीकी से देखी है, तो मेरे बोले वो तुम्हारा वो शॉट बहुत अच्छा था। बिल्कुल। इवन प्रकाश जी ने बोला आज तूने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा ठीक है। तो अब तैयारी की बात कर लें उसकी, जो आप कह रहे हैं 3 रात आप नहीं सोए, क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस उसी चीज को सोचता रहा मैं अच्छा। कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने अंदर सोच रहा था, पुराने इंसिडेंट सोचता रहा कि मैं किसको आइडियल समझता हूँ, किनको सोचता हूँ, तो उनकी बातों को लेकर अपने अंदर उथल पुथल मचाता था। तभी वो चीज, मेरे प्रिय कौन है, मैं किसको अधिक चाहता हूँ, उनकी बात को मैं काट नहीं सकता। तो किन की बात को मैं काट नहीं सकता हूँ, मैं अपनी दीदी की बात को ले आया कि दीदी मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, तो मैं दीदी की बात को कभी काट ही नहीं सकता। आज भी अगर दीदी बोले गर्दन उतार दे, मैं गर्दन उतार के दे दूंगा। तो मेरी इतनी भक्ति है दीदी की, तो मैं वो चीज लेकर आया, दीदी और मैं। तो वो कैरेक्टर फिर उसमें वो फिट बैठ गया। मतलब 3 दिन का जो विचार था और जो विचारों का मंथन था जी उस पर जो आपने काम किया, जी उसने बहुत प्रभाव छोड़ा, और सच में वो दृश्य जो है वो बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है। और प्रकाश जी बड़े धैर्य के साथ काम करते हैं, जी तो उनके साथ काम करके मजा आया। और आपका रामू जी के साथ मजा आया। सबका अलग अलग डिफरेंट नोट होता है। पहले डायरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, रामानंद सागर जी को समझना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं। जी उसके बाद आप इजी हो जाते हैं। अगर हम सोचे कि नहीं हम अपना ही परोसेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है। जी। मुकुल जी, बात चल रही है, मन तो नहीं कर रहा है कि बात कहीं रोकी जाए, लेकिन गाने के लिए हम लोगों ने वायदा किया था, श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि ये कब मौका आएगा कि मुकुल जी कुछ गाना गा के सुनाएंगे। आपने गाना गाया भी है? हाँ, गाना मेरी शुरुआती हुई थी स्टेज प्रोग्राम से। गाने गाता था मैं, अपना ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनाई थी मैंने, उसके लिए ड्रम्स बजाना सीखा, कॉन्गो बजाना सीखा। अच्छा। फिर धीरे धीरे फिर हम नाटक की दुनिया में अपना रंग जमा। पहले हमने ऑडियंस बनाई, तो हम लोग प्रोग्राम करते थे, ऑडियंस अपने आप आती थी। जी। फिर हम लोगों ने 2-2 रुपए के टिकट भी बेचे फंड इकट्ठा करने के लिए, तो खूब टिकट बिके। अच्छा। ऐसा नहीं कि टिकट नहीं बिके। और फिर हमारे जो श्रोता होते थे, रिक्शे वाले, चाय वाले, अंडा बेचने वाले, ये लोग हमारा नाटक देखने आते थे। और जब हम उनके पास कुछ खाने के लिए जाते थे, पैसा नहीं लेते थे। हाँ। अरे हमने आपका नाटक देखा, अब आपसे कैसा पैसा लें। तो ये हमारी जीत थी। जी। लेकिन फिर भी हम देके आते थे जबरदस्ती, वो लेते नहीं थे। हाँ। रिक्शे वाला नहीं लेता था। हमने आपका नाटक देखा, और जो पास लेके आते थे वो आते ही नहीं थे। जी। तो ये समझ में आता था कि हमारे जो देखने वाले दर्शक कौन है और किस तरह से लोग हैं। वो 2 रुपए का टिकट लेके आते थे हमारा। जी, और वो कितने फंक्शन देखने के धनी लिए। होते हैं जो कि टिकट लेकर देखते हैं और उसके बाद आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें पैसे ना दें। हाँ, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है, वो सम्मान करते जी। हैं। तो तब समझ में आता है कि कलाकारों का कितना वो है, कद्र कितनी कद्र है। करते हैं लोग, किस तरह से लोग जी। जुड़ते हैं। तो गाना हम लोग सुनेंगे ना? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं अपने प्ले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है मुक्तधारा प्ले, उसमें रीता गांगुली कोठारी जी ने म्यूजिक दिया था, डायरेक्ट किया था। उसमें धनंजय और का रोल किया था, 2 रोल किए थे, राजा का और धनंजय का। तो कबीर के दोहों का इस्तेमाल किया था बड़ी खूबसूरती के साथ। और रीता जी तो खैर जी। कमाल की हैं, तो वो मेरी गुरु हैं, तो उन्होंने कंपोज किया था।
तो कुछ कुछ लाइनें याद हैं, तो जरूर मैं सुनेंगे रू क्योंकि वो सप्तक सुर में भी जाता है। जी। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, डाली छेड़ू ना पत्ता छेड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। ये चरखा निगोड़ा नहीं चलता, नहीं चलता, देखो नहीं चलता ये चरखा, 5 तत्व से बना ये चरखा, 3 गुणन में गलता, टूटी माला 3 भय टुकड़े, टेकुआ हो गया टेढ़ा, ये चरखा निगोड़ा नहीं चलता, नहीं चलता, देखो नहीं चलता, ओ अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बहुत सुंदर। ये नाटक किया था हमने 91 में। मुश्किल इसकी कहना चाहिए संगीत संरचना जो है। बहुत मेहनत की थी उसमें, 3-4 महीने हम लोगों ने रिहर्सल की थी जी। एक तरफ फकीर और एक तरफ राजा बन के आता था मैं। मुश्किल काम। इधर से एग्जिट लेता था, उधर से राजा बन के आता था। तब कैसे कर लिया आपने? करता था जैसे कि आपने बताया कि आप इसीलिए एक शिफ्ट में काम करते हैं ताकि उसको पूरी तरह से जीवंत कर सकें और पूरी तरह से उसमें जान लगा दें, कहना चाहिए। हाँ, तो एक ही शिफ्ट में एक समय में एक रोल किया, उधर से घूम के आने में टाइम लगा ना। अच्छा, तो उतनी देर में बदलाव आ जाता था। क्या बात है। लोग कॉस्ट्यूम लिए खड़े होते थे, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद फिर राजा बन जाता था। अच्छा और डायलॉग्स में कभी दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। वो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रियाज पूरा चाहिए उसके लिए। अभ्यास कर लिया तो बस अभिनय स्टेज के लिए तो विदाउट रिहर्सल कुछ नहीं हो सकता। एक एक चीज नाप तोल के करना पड़ता है, एक एक चीज का परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। चलिए, परफेक्शन की बात आ रही है और आप गाने की दुनिया में हम चल रहे हैं, तो आपकी पसंद का पहले ही आपने बता दिया कि किशोर दा के आप दीवाने हैं। उसके संग संग और किसको किसको आप सुनना पसंद करते हैं? और तो इस समय आपकी पसंद का एक गीत और सुन लें हम लोग। आने वाला पल जाने वाला है गोलमाल, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। ओ
देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला चलिए, फिल्मों की बात चल रही है तो सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी थी, वो खुद बता दें आप। मैं बॉम्बे आया तो मुझे फिल्म मिली प्रतिमूर्ति। वो सुनाया गया, हीरो जैसा तब लगता था, मुझे लगता था। उसके पीछे भी कहानी है। लेकिन उस समय अलग बात थी। तो मैं थिएटर करता था, मैं बॉम्बे आना नहीं चाहता था। थिएटर में मस्त हूँ मैं, 15-20 हज़ार रुपए कमा लेता था उस दौरान, क्योंकि मैं टेक्निकल भी बहुत अच्छा था, मेरा लाइट भी अच्छी थी, डिजाइनिंग करता था, सेट डिजाइन कर लेता था। अच्छा। तो मेकअप भी कर लेता था। किट उठाई, चलो भाई मेकअप करना, हाँ भाई कितना दोगे तुम मेरे को? तो 1000-2000, जा मूड किया, नहीं करना भाई, हम आपको 2000 देंगे। अच्छा 2000 देगा, चल ठीक है चलता हूँ। कभी किसी को फ्री में भी कर लेता था। मेरे पास पैसे नहीं है मेकअप का, चलो मैं आता हूँ, लाइट कर दिया। तो ये सब करके पैसा अच्छा होता था और मैं बिंदास रहता था जी। और प्ले करता था। तो बिल्कुल फिल्मों में नहीं आना था आपको? नहीं। तो बीएम शाह जी थे हमारे गुरु जी। तो वो हमेशा, अरे भाई मुकुल, अरे भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हें अब कोई काम नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। मैंने कहाँ जाऊँ सर? अरे भाई ऐसा है, तुम बॉम्बे जाओ, बॉम्बे जाओ। मैंने सर पैसे वैसे कहाँ, मैं देता हूँ। तो वो लोग जब भी मिलते थे, तू बॉम्बे जा, तू बॉम्बे जा, तू बॉम्बे जा, मेरे पीछे पड़े रहते थे जी। तो एक बार मैंने कहा चलो यार टिकट कर ही लेते। टिकट कटवा लिया। अभी कहाँ रुकेंगे? तो यहाँ मैं, अरुंधति घोष है, मैं दीदी बोलता हूँ, तो वो क्रिकेट प्लेयर हैं जी। नेशनल खेल चुकी हैं वो, उनके घर में राम है। अच्छा। हाँ, दादर में। दादर से फिर उनका अंधेरी में घर था। सुजीत घोष, ये अरुंधति घोष, स्पिन बॉलिंग अच्छी करती थी वो। उनके यहाँ मैं ठहरा। उनके ही मामा जी थे विमल दत्त जी, तो उन्होंने अब मेरी फोटो देखा दी होगी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और रोल दे दिया मेरे को। मैं बड़ा खुश, मैं बस लग गए अपने काम से। मैंने कहा हीरो बन गया हूँ मैं जी। काम करते हैं बस। लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। अच्छा। दूरदर्शन पे कहीं एनएफडीसी की फिल्म थी, तो एक मेरे अंदर पनपा था, जो एक एनर्जी थी, ऊर्जा थी, रिलीज नहीं हुई, वो डाउन हो गया। उसके कुछ रशेस बासु चैटर्जी ने कहीं देख लिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को, पीपी नंबर था दिल्ली में कहीं और इधर भी था, बोला कि मुकुल को बोलो फोन करे। नंबर फोन किया, तुझे कुछ काम दाम करना है कि नहीं? मैंने सर मुझे काम ही तो करना है। फटाफट आके बॉम्बे मिल। जी सर, जी सर।
मैं पहुंचा, वो बनियान और लुंगी में बैठे हुए थे ऑफिस। ये रोल है, ये है, वो है, और वो ब्योमकेश बख्शी में नेगेटिव रोल। मैंने कहा अब नेगेटिव करना है। मर गया मैं तो। मैंने नहीं, ब्योमकेश बख्शी अच्छा सीरियल है, चलो करते हैं। तो उसका लास्ट एपिसोड था, अच्छा, साई के कांटे से मैं मर्डर करता हूँ। वो किया। फिर वासुदा मेरे को जब भी काम करते थे मेरे को बुलाते थे। पैसे नहीं है मेरे पास, ज्यादा पैसे, अरे तेरे को इसमें काम करना होता है, ठीक है। और फिर शाम को जाते वक्त मैंने, सर चलता हूँ, पैसे नहीं चाहिए, बहुत पैसा हो गया। मैंने कहा नहीं सर, पैसा तो नहीं है। अच्छा, हाथ मिला तो देखा नोट उन्होंने बंडल बनाया हुआ। अच्छा, हाँ, तो वो पकड़ा दिया। अच्छा, घर जाओ। हम करारे नोट वो भी कैश। तो यही करते थे, मतलब वो समझते थे सेंटर। तो कहाँ रहता है? मैंने कहा मीरा रोड रहता हूँ। मीरा रोड रहता है? मैं कन्वेंस वन्वेंस देता नहीं। मैंने कहा मत दीजिए सर। अच्छा, तू वहां मिल जा, मेरे साथ गाड़ी में आ जाना। अच्छा, तो मेरे को गाड़ी में ले जाते थे, क्या बात, छोड़ जाते थे, यहाँ से चला जा। तो एसएल स्टूडियो में शूटिंग करते थे, तो मेरी गाड़ी चल पड़ी। बहुत बड़ी बात है जब आप इतने बड़े डायरेक्टर के संग जुड़ जाते हैं और तो उनकी सरपरस्ती हो, तो वो देखते थे ना कि मेरे को, कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। कोई वो नहीं, खामोशी के साथ काम कर रहा हूँ, पानी है नहीं है, वो मैं कोई मांग नहीं रखते थे आप अपनी, हाँ, मेरे को लगता नहीं था। तो कभी चाय पिएगा? हाँ सर, चाय पी लेता हूँ। तो उस तरह से, मतलब वो फिर एक बार मुझे याद है, उल्लंघन एक सीरियल कर रहे थे, मैं मीरा रोड से चला और ट्रेन में बैठा क्या, खड़ा ही था, हाथ कहीं पैर कहीं, और जब उतरा तो मैं भूल गया मुझे जाना कहाँ है। लोगों ने गोरेगांव उतार तो दिया मेरे को। अच्छा, मैं भूल गया कि मैं कहाँ जाना है। बहुत देर तक बैठा, चाय वाय पी, फिर मुझे फिल्म सिटी जाना है भाई। फिर मैं पहुंचा, बस करके, खूब डांट पड़ी, देर हो गई थी, देर हो गई, ये वो। सर मैं भूल गया था कि मुझे जाना कहाँ, दिमाग खराब है, तू दिल्ली चला जा। मैंने अभी मैं ठीक हूँ। फिर बाद में लंच में पूछा, शूटिंग वूटिंग की उसका, क्या हुआ? सर मैं ट्रेन में ऐसे लद के आया ना, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर धक्का दे के लोगों ने बाहर कर दिया, मैं भूल गया कि बाइक खरीद ले। मैंने, सर क्या बात कर रहे हो, साइकिल के लिए पैसा नहीं आप? ठीक है, मैं तो 50 रुपए कन्वेंस दूंगा, किसी को बोलना नहीं। अच्छा, तो मेरे को 50-100 रुपए अलग से वो अपनी जेब से निकालते थे, आने जाने गुड़िया सी बनी, बिल्कुल बारीक सी बत्ती सी बना के मेरे को दे देते थे। क्या बात है। फिर ओम नमः शिवा किया, तो फिर वहाँ कन्वेंस मिलता था, 100 रुपए कन्वेंस। मेरे साथ के लड़के थे, तो मेरे साथ के भी दोस्त थे, 50 वो उसको देता, भाई तेरा भी घर खर्च चल जाए। अच्छा, तो वो इसलिए शाम को आ जाता था मेरे पास। तो मैं अपना 50 रोज को दे देता। क्या बात है कि चल भाई तू भी अपना स्ट्रगल कर। हाँ, जब आप मेरे को मिल रहा है तो, मेरे को तब 3000 पर एपिसोड मिलने लग गया था। तो महीने में 4 एपिसोड, 12,000। मैंने कहा ठीक है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। तो मैं माहिम में रहता था। तो इस तरह से करते जी। रंगमंच हो या एक्टिंग की बात अगर हम करते हैं समग्र रूप से देखें, तो अगर बच्चे आना चाहते हैं इसमें, तो आपको क्या लगता है कि उनमें क्या कुछ खास गुण होना चाहिए, या वो अगर परिश्रम करें, अभ्यास करें तो सीख सकते हैं? अगर लगन नहीं है, आप सिर्फ दिखावे के लिए आना चाहते हो कि मैं टीवी पे आ जाऊं, एक फिल्म में आ जाऊं, तो आपको नहीं आना चाहिए। जी। मानो कि मुझे इसी स्केल पे आगे बढ़ना है, जैसे गोल करना है, तो आपको बॉल लेकर गोल पोस्ट पे ध्यान देना है जी, तभी आप उस गोल को कर पाओगे। अगर गोल ही नहीं है आपके सामने कि आपको पोस्ट बनाया नहीं कि मेरे को यहाँ तक जाना है, तो आप इधर उधर देखोगे, इधर भी गोल दिख रहा है, इधर भी गोल दिख रहा है, नहीं, फोकस एक जगह करना चाहिए। थोड़ा सा लूंगा समय जी। मेरी लाइफ में 3 गोल थे। मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, मैं क्रिकेट में जाना चाह रहा था, फिर लास्ट में एक्टिंग थी। तो एनसीसी वगैरह सब कुछ करता रहा, बढ़िया क्रेडिट था, निशाना बहुत अच्छा था, सब कुछ होता। लेकिन जब फॉर्म भरने आया तो मेरा 1 महीना ओवर एज हुआ और मैंने अपना सी सर्टिफिकेट फाड़ दिया। मैंने कहा अब जा ही नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क कटिंग कर दिया। मैंने कहा इस तरफ जाना ही नहीं है। फिर क्रिकेट पे आगे बढ़ता रहा। मैं पेस बॉलर था, ओपनिंग करता था, कॉलेज कैप्टन था, आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन में मेरे से 5,000 रुपए उधर मांगे गए, तो उस दिन से मैंने बल्ला भी छोड़ दिया। फिर मेरे पास फोकस आया अभिनय। मैंने कहा इसमें ना एज लिमिट है, ना कोई पैसा चाहिए, ना रिश्वत चाहिए, आप मेहनत करते रहो। बस मैं जुट गया, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, उसी में जुटा रहा और धीरे 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 बॉम्बे कुछ कर पाया मैं जी। तो मेरे कहने का इतना लंबा इसलिए बोला मैंने दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि वो एक गोल निश्चित करे और उसी दिशा में भागे। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। तो अगर लक्ष्य से पहले रुक गए तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। गोल निश्चित करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप भागो, उठो, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी।
कोई रोक नहीं सकता आपको। बिल्कुल सही बात है मुकुल जी, बातें तो बहुत रोचक हैं, बट चलती रहेंगी। यहाँ पर हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? मैं लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। अकेला ही रहा, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। तो आपके हम हो जाए, इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। कह दो हमें हंस के जरा, भी दिल ने तुम्हारे है कहा, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। चलिए, लगन की बात चली और जब सेना की बात चल गई, स्वामी विवेकानंद जी की बात हो गई, तो आपने एक फिल्म और की है भगत सिंह जी, उसके बारे में बताइए। उसमें मैंने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई। बस अगेन वही सारी चीजें, रिसर्च, बातचीत, फोटोग्राफ्स देखना, उनका स्टाइल पकड़ना, जो फोटोग्राफ्स उपलब्ध थे। तो प्रोड्यूसर रामानंद सागर जी थे, डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था, काफी सीन उन्होंने डायरेक्ट किए थे, तो उम्र का भी वो था। तो उन्होंने मेरे को कई चित्र दिखाए, कुछ दुर्लभ चित्र भी
दिखाए उन्होंने, तो फिर वो सारी चीजें पकड़ता चला गया मैं। उनके चित्र तो बहुत कम हैं। हाँ, तो जो फिर रखते हैं अपने पास, तो मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो किसी अच्छा। के पास नहीं होगी। ऐसी पुरानी किताबें हैं, ऐसी पुरानी किताबें हैं जो किसी के पास नहीं होगी। 10 पैसे की, 15 पैसे की किताबें हैं मेरे पास। हाँ, तो वो आपकी मदद करती हैं इस तरह की एक्टिंग में? हाँ, वो फोटोग्राफ्स देख के उनका जेस्चर, उसका मूड पकड़ना, उनके एक्सप्रेशन को पकड़ना, क्या सोचते होंगे, तो वही सारी चीजें डाल के। तो एक सीन याद है कि हम भगत सिंह, हमसे वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, ये हो गया फलाना, और उस समय डायलॉग बोलते बोलते मैं एक जगह ऐसे फूट फूट के रोया। मैं वो इतना एक्सट्रीम चला गया था। तो उसके बाद फिर मैं जब वापस आया तो खूब रोया, तो शूटिंग बंद कर दी, क्योंकि मैं मतलब इतना रो रहा था कि उन सबको याद करके इन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है और हम लोग कुछ नहीं करते। तो वो सब सीन्स के साथ जो बैकग्राउंड जो हमें बताया गया, समझा, जो पढ़ा, तो ऐसे नहीं आजादी आ गई है, बिल्कुल नहीं आई है। बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है, हर तरह से कुर्बानी दी है, और हम लोग उसका फल भोग रहे हैं जी। तो उस कैरेक्टर को जीते हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लास्ट में अपने प्राण भी त्याग दिए, तो वो जो चंद्रशेखर आजाद जी का जो पता नहीं हो रहा है, वो अंदर आया, क्या हुआ, तो शूटिंग बंद कर दी गई। तो नेक्स्ट डे शूटिंग की, क्योंकि हम फिर आपे में नहीं थे। मतलब रोना आप रोक नहीं पा रहे थे? रोना क्या, उस फिर मैं जज्बात अपने में में आप नहीं चले था, गए। जज्बाती बिल्कुल सही हो बात गया। है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी कहानियां सुनिए या बातें सुनकर हम जब इतने वो हो जाते हैं, उन्होंने कैसे किया होगा वाकई ये किस बात। तरह से लोगों को जोड़ा, किस तरह से बहुत किया, बहुत मुश्किल काम। सारे लोग जितने भी थे, मतलब वो इंसान नहीं थे, वो देवतुल्य लोग थे, चाहे वो अशफाउल्लाह खां हो, कोई भी हो, मतलब हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके देश आजाद हुआ है, सिर्फ एक की वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जिनका कि कहीं नाम भी नहीं है। नाम ही बिल्कुल नहीं सही है, बात कहीं है। भी नाम नहीं है। रामानंद सागर जी की बात आपने अभी की, तो रामानंद सागर जी के काम करने का तरीका कैसा है और आप कितने प्रभावित हुए उनसे? वो बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है। वो मतलब हर कैरेक्टर को बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश करते हैं जैसा वो दिखे। तो वो बोलते हैं मेरा आधा काम तो वहीं हो जाता है कास्ट सिलेक्शन में ही, जी। कि 50% मेरा काम हो जाता है जब मैं एक्टर सिलेक्ट करता जब हूँ। आपको सुदामा बनाया। हाँ, तो मैं तो मना कर रहा था, वो उन्होंने कहा तू ही करेगा बेटा, तो आपने कर दिया बेस्ट। और बेस्ट किया वही बता सकते हैं। रामानंद सागर जी इतने अनुभवी हैं और कहना चाहिए कि बुजुर्ग हैं, तो क्या वो भी कुछ अपना इनपुट देते हैं एक्टिंग के मामले में, या सिर्फ आप लोग अपने हिसाब से करते हैं? देखिए, उनके साथ काम कर चुका था पहले और मुझे पसंद भी करते थे, लेकिन साईं बाबा के लिए उन्होंने बाकायदा टेस्ट लिया। मतलब 50, 60, 70 लोगों के बीच में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। और जब उन्होंने एक सीन दिया था, 1.5-2 पेज का सीन था, वो करने के लिए, तो वो मेरा मूड चेक करना चाह रहे थे। तो मेरा मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे को जो लाइंस दी गई थी, मेरे को उसका स्टार्ट नहीं मिल रहा था, कैसे करना है। तो नटराज में स्टूडियो में ऊपर एक छोटा सा सीढ़ी जाता है, ऊपर एक छत नुमा थोड़ा सा था, मैं वहां चला गया। लोग ढूंढ रहे हैं, मुकुल गायब हो गया कॉस्ट्यूम के साथ, दाढ़ी के साथ। मैं उधर तैयारी करने में लग गया। फिर मेरे को कुछ मिला, फिर मैं नीचे आया तो रामानंद सागर ने कहाँ चले गए? तो मैंने कहा हाथ से ऐसे रोका, मैंने कहा पहले सीन करते हैं। तो मेरे मूड को समझ गया। उसके बाद जो पोजीशन बनाई थी कैमरामैन ने, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे आऊंगा, ऐसे करे, हो नहीं सकता। मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने सोचा तो वो उसके हिसाब से कैमरा लगाओ, नहीं तो मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। तो रामानंद सागर जी जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनको मैंने बोला, मैं उनके कैमरामैन को मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए। तो उन्होंने कहा मुकुल जैसा कह रहा है वैसा ही करो। तो उसने धीरे से बोला, जब हम पापा जी बोलते हैं, जी। उन्होंने कहा मुझे आधा घंटा लगेगा, 2 घंटा लगे, मुकुल का मूड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये थी उनकी कमाल की चीज कि उन्होंने समझ लिया कि ये, जब मैंने हाथ का इशारा ही किया कि अभी कुछ मत बोलो, मतलब मेरे मन में था कुछ मत बोलो, मैंने सिर्फ इशारा किया, वो मेरे हाथ के जेस्चर से समझ गए कि मैं किस मूड में हूँ। आप कैरेक्टर में जा चुके थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कम से कम 8-10 टेस्ट और लिए। कभी काली दाढ़ी लगाते हैं, कभी भूरी दाढ़ी लगाते थे, कभी सफेद दाढ़ी लगाते थे। मेरे को समझ में नहीं आता, आज पुत्र तू आ जाइयो, आ गए, फिर वही दाढ़ी लगाना, ये वो करना, डायलॉग देना। फिर मैंने कहा अब याद नहीं हो रहा है, कहा जो मर्जी बोल दे। अच्छा। हाँ, तो जो मर्जी बोल दे। फिर बोला अभी तू ही कर रहा है। तो मैंने कहा फिर इतने सारे टेस्ट क्यों लिए? कह रहा बुद्धू, तू बुढ़ापे में सिलेक्शन हो गया था तेरा, तेरे जोड़ का कोई नीचे का आदमी मिल नहीं रहा था मेरे को, तो मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू कितना नीचे भी मतलब जवानी का कर सकता है।
अच्छा। तो 16 साल का दिखेगा नहीं, इसलिए 16 साल के लड़के को लिया गया, बाकी तेरे से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए तेरे को 28 साल से लेके 80 साल तक का करना है तेरे को, इसलिए तेरे टेस्ट लिए मैंने इतने सारे। हो। तब मैं उस दिन उनको सलाम किया, मैंने कहा ये आपने सही किया। क्या बात तो है। टेस्ट लेते रहे, तो ये वो इंसान है। फिर मेरे को 15 दिन पहले बुला के ये करना है, वो करना है, ऐसे बैठो, किस तरह से बैठेगा, अगर तेरे पीछे पिलर है, पिलर पे कैसे टेका लगा के बैठेगा, तुझे फोटोग्राफ्स देके ये फोटोग्राफ्स देख, ये फोटोग्राफ्स देख, फिर जेस्चर पोस्चर ये सब पे बातचीत होती थी। रात को डांट देते थे मेरे को, ये सोने का टाइम नहीं है तेरा, अभी तेरे को समझने की जरूरत है, चल मेरे साथ चल। मैं चलने लगा तो ऐसे चलेगा साईं बाबा, मैंने कहा अभी तो मुकुल नाग चल रहा है, नहीं तू हमेशा मेरे साथ साईं बाबा के रूप में रहेगा। अच्छा। हाँ, कह रहा बस सोते समय अपने बिस्तर पे जाना, बाकी सारे समय मेरे साथ रहना। ओहो। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को अपने साथ रख के वो जो जुड़ाव पैदा हुआ उस कैरेक्टर के साथ, और ऐसे डायरेक्टर बहुत कम है। कम है, बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने लोग ही हैं जिन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्शन देना है तो हर वक्त हर पल डायरेक्शन ही दे रहे हैं। हाँ, तभी वो बात बन के आती कैरेक्टर है। को पकड़ा देते थे, मतलब कि इस तरह से नहीं, इस तरह से। छूटे उसके नहीं बाद बिल्कुल, एक मिनट हाँ के लिए छूटे भी। ना। तो कभी बातचीत करते करते जोर से बोल जरा इस चीज को, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे मेरे साथ कि गुस्से में कैसे करेगा, क्या होगा, किसके पीछे थॉट क्या है। फिर मैं उनको बोलता है ऐसे थॉट नहीं आएगा सर, इसको मैं इस तरह से सोचूंगा तब आएगा। अगर सोचना, तेरे को किसने मना किया है? जी। ये सारी चीजें थी, कोई चिंता नहीं थी, पहले भी चिंता नहीं थी। पैसे, हाँ घर पे पहुंच जाएंगे तेरे लिए पैसे, तो सिर्फ काम कर। तो फोकस जो है ना, कलाकार को किस तरह से हैंडल करना है, ये आजकल डायरेक्टर को समझ में नहीं आता है कलाकार को हैंडल कैसे करें। मुझे याद है बिरजू महाराज जी एनएसडी और कथक के बगल बगल जी में। जी। तो एक बार वो तबला वबला लेके जा रहे थे बिरजू महाराज जी, तो मैंने पूछा आपको क्या जरूरत है? नहीं बेटा, ये जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा है, इसको जितने प्यार से मैं रखूंगा ना तभी तो ये सुर देगा ना मेरे को। जी। अगर मैं इसको ऐसे ही पकड़ा दूंगा तो ये सुर कहाँ से देगा? मेरा प्यार होगा तो ये बजाऊंगा ना मैं, टन तो टन करके आवाज देगा। वो बात मैंने पकड़ी कि अपनी चीजें अपने साथ रखो, जैसे मैं स्क्रिप्ट अपने साथ रखता हूँ, वही तो रोजी रोटी है ना। स्क्रिप्ट को प्यार से रखो, किसी के हाथ ना पड़े, गलत तरीके से ना पड़े, चरणों में ना आए। आप उस चीज की पूजा नहीं करोगे तो वो आपको फल कैसे देगा? क्या बात है। तो ये मैंने बिरजू महाराज जी से सीखा, अपने साज को उठा के चलना जी, ये बहुत जरूरी है। आप जितने भी पुराने म्यूजिशियन को देख लो, गायक को देख लो, अपने साथ अपना सामान उठा के चलते हैं। बिल्कुल। तो नौकर को नहीं देते कि तू मेरा हारमोनियम लेके चल, या कोई सहयोगी नहीं। जी। डायरेक्टर और एक्टर में इसी तरह से प्रेम भाव होना चाहिए, तभी वो सुर खिलेगा ना। डायरेक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक्टर है। बिल्कुल सही बात है। एक्टर को अगर जिस तरह से रखोगे, कंफर्ट करके रखोगे, तो वो आगे बढ़ेगा। आज के तरह का नहीं है। चलिए, सुर की बात चलिए तो एक आपकी पसंद का और गीत सुन ले। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? ओ सजना ला रा 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 रा, ये वाला लगाइए ना। ओ सजना
सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता मुकुल नाग से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।